हेलो एवरीवन, दिस इज समित। वेलकम बैक टू टॉक्स ऑन ग्राउंड। आज हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। क्या बीजेपी ने हरियाणा जीत के पूरी इक्वेशन चेंज कर दी है? जिन लोगों को नहीं पता है, झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन बस आने वाले हैं। सुना है कि अगले 2-3 दिन में उनका इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाएगा और आई थिंक 25 नवंबर के पहले पहले इलेक्शन संपन्न भी हो जाएगा। बीजेपी ने जो हरियाणा में करा, उससे इंडी अलायंस में बहुत खलबली है, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं था। हरियाणा एक स्टेट था जो कि सबने ये सोचा था कि वो आराम से जीत जाएंगे कांग्रेस, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। और पिछले 4 महीने में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, बीजेपी अलायंस ने, एमवीए ने काफी कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ थोड़ी सी रिकवरी करी है। पिछले इलेक्शन में 2019 में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी और फिर भी वो ऑपोजिशन में बैठे 2.5 साल तक, बिकॉज उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनना था, जो वो बने कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट के साथ। फिर उनका सपोर्ट वो गिर गया था। एक नाथ शिंदे पार्टी से निकल गए। एक नाथ शिंदे अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और अब जब इलेक्शन आ रहे हैं, पिछले साल करीब करीब 1.25 साल पहले अजीत पवार भी आ गए। तो अब अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस, इन तीनों के बीच में क्या सिचुएशन ठीक है? क्या इनकी आपस में अरेंजमेंट ठीक चल रहा है? सीट शेयरिंग पे क्या हो रहा है? इसके ऊपर पूरा इलेक्शन टिका हुआ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 2024 जून के जो जनरल इलेक्शंस थे लोकसभा के, उसमें जो वोट शेयर था बीजेपी का या फिर एनडीए का कंपेयर टू इंडिया अलायंस, वो उसमें फर्क बिल्कुल ही कुछ मतलब पॉइंट्स का ही था। इसकी वजह से ये इलेक्शन बहुत ही क्लोज हो जाता। लेकिन बीजेपी की 24 सीटों जो लोकसभा 2019 में थी, उससे घट के उन्हें मिली हैं अब 9। तो 15 सीट का ये काफी बड़ा गैप है। और उद्धव ठाकरे क्योंकि कुछ वोट तो ले गए शिवसेना के, तो वो वोट भी चले गए, प्लस उन्हें कुछ मुस्लिम वोट मिल जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम महाविकास अघाड़ी, जो कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे हैं, उनकी सीट शेयरिंग पे होने वाली। और ये मौका है बीजेपी के लिए कि वो अपना कुछ ग्राउंड रिकवर कर ले। तो हम देखते हैं कि अब क्या हो सकता है यहाँ से। यहाँ पे पहली बात तो सीट शेयरिंग पे मैटर टिकेगा, बिकॉज हर इलेक्शन में जब भी ये महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं, आपको याद होगा कि भी 2014 में भी, 2019 में भी देयर वाज लॉट ऑफ टग ऑफ वॉर था, एक उद्धव और बीजेपी के बीच में, कि कौन कितनी सीट लड़ेगा और कहाँ से लड़ेगा, और वो लास्ट मिनट तक जाता था। और इसी चक्कर में जो लास्ट इलेक्शन था, उसमें सुना है कि शिवसेना ने अपना सपोर्ट नहीं दिया बीजेपी को, कम से कम 20 सीटों पे। अगर बीजेपी के पास वो 20 और सीटें होती, तो शिवसेना या नॉट शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास 20 कम होती। तो बीजेपी की 105 की बजाय 125 होती या 120 होती। और उद्धव ठाकरे के लिए फिर चीफ मिनिस्टर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो वो शायद वो बाहर भी ना जाते, बिकॉज इतनी ओवरवेलमिंग अगर मेजॉरिटी हो जाए, तो एनसीपी एंड कांग्रेस वुडंट हैव ट्राई टू वू उद्धव ठाकरे। अब क्या वो 105 सीट फिर से जीत सकते हैं? अभी सुनने में आया है कि वो करीब 150 सीट लड़ेंगे, विच इज सिमिलर टू लास्ट टाइम। और शिंदे ग्रुप जो है शिवसेना का, वो करीब 80-90 सीट लड़ेगा, विच इज सिमिलर टू लास्ट टाइम। एंड थोड़ा सा कम है। एंड अजीत पवार भी 40 सीट लड़ेंगे। मेरे ख्याल से अजीत पवार को 20-25 सीट ही मिलेंगी एंड में, बिकॉज ही डिडंट गेट एनीथिंग इन लोकसभा। एंड ये तो मतलब बीजेपी को इस बारी थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये यहाँ पे हारते हैं आपके, तो फिर गेम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज देन दे कैन नॉट प्ले एनी अलायंस गेम। मीनिंग कि वो अजीत पवार को नहीं छोड़ पाएंगे, वो शिंदे को भी नहीं छोड़ पाएंगे। अब जो एनसीपी का गढ़ है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वहां पे शरद पवार तो अच्छा कर रहे हैं। अब बात यह है कि
अजीत पवार कितने वोट्स अपने शिवसेना और बीजेपी को दिला सकते हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है 1%, 2% मिल जाए, नथिंग मोर देन दैट। सो इन अ वे एनसीपी के जो सीट्स हैं उनके करीब 40-50 सीट थे लास्ट टाइम, तो उनके वो सीट एक तरीके से कंफर्म हो गए, क्योंकि अजीत पवार ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो वो अपनी सीट किससे हारेंगे? वो एनसीपी से हारेंगे या कांग्रेस से हारेंगे? और शरद पवार को ये पता है, तो शरद पवार क्या करेंगे, वो जहां भी अजीत पवार लड़ेंगे वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है वहां पे बीजेपी उतरना चाहेगी, बिकॉज डायरेक्ट फाइट में बीजेपी जीत जाती है। लेकिन वहां पे अजीत पवार का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, और शिवसेना के सपोर्टर्स ऑफ कोर्स वोट करते हैं बीजेपी को, वो कंटिन्यू रहेगा। नाउ देर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि आरएसएस और बीजेपी की आपस में जो अनबन थी वो कम हो गई है, उसकी वजह से हो सकता है इनमें आपस की जो साठगांठ है वो बेटर हो जाए। अगर वो बेटर हो जाती है तो मेरे ख्याल से कैंपेन भी ठीक रहेगा। और कैंपेन अगर इन्होंने हाई डेसिबल नहीं करा, जैसे हरियाणा में हाई डेसिबल नहीं था, ज़्यादा मोदी मोदी जी की रैलीज नहीं थी, इनफैक्ट ग्राउंड पे ज़्यादा काम था, रैलीज पे कम था। अगर ये फिर से करते हैं तो मेरे हिसाब से ये महाराष्ट्र निकाल सकते हैं, बिकॉज देन द होल इलेक्शन बिकम्स अबाउट टर्न आउट, कि भी टर्न आउट ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्या वो लोकसभा से 2-3% बढ़ सकता है जैसे हरियाणा में बढ़ा, और अगर वो बढ़ सकता है तो अगर बीजेपी को एज मिल जाता है करीब 50 सीटों पे, देखिए 105 में से 60-70 सीट्स तो बीजेपी जीतेगी। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द रेस्ट 80 सीट्स। 150 वो लड़ रहे हैं, 60-65 वो जीत जाएंगे, तो उसमें से 10 ऐसी लगा लो कि जो वो जीत ही नहीं सकते। तो जो बाकी बचती हैं 70-80 सीट, उसमें से बीजेपी को 50 सीटें निकालती। अगर वो 50 सीटें निकाल लेते हैं तो वो इलेक्शन में अगर 110-115 तक पहुंच गए, वैसे सुनने में आया कि 90 पे भी टिक सकते हैं, वो 80 पे भी जा सकते हैं, 60 पे भी जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि टर्नआउट कितना होता है। टर्नआउट डिपेंड करेगा कि आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स और शिवसेना के वर्कर्स कितने घर जाते हैं, कितने काम करते हैं। अब सुनने में तो ये आया कि गुजरात से कुछ आए हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, इन सब जगह से वर्कर्स ग्राउंड पे हैं। और बीजेपी को धक्का लगा था विदर्भ में। विदर्भ में वी नो इट इज द सेंटर फॉर आरएसएस, नागपुर, और वहाँ पे नितिन गडकरी जी भी हैं, एंड वी ऑल नो कि वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर आरएसएस स्टार्ट्स वर्किंग हार्ड इन विदर्भ, जहाँ पे लास्ट टाइम बीजेपी शायद 40 सीट जीती थी, अगर वो जीत जाती है वहाँ से 40-50 सीट, 50 तो नहीं, मतलब इफ दे रिटेन दैट नंबर, तो फिर बाकी रीजन से इनको, बीजेपी को ज़्यादा एक एज मिल सकता है। सो माई सेंस इज कि बीजेपी हैज़ टू टारगेट टू गेट एटलीस्ट 90 सीट्स। अगर वो 90 लाते हैं और शिंदे 35-40 ले आते हैं, तो एक ये वर्स्ट केस में बता रहा हूँ मैं, तो क्या होगा कि एक इक्वल फुटिंग पे आ जाएगी फाइट। सो देन बीजेपी कैन ट्राई एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, वेदर शरद पवार को इस साइड ले आओ या उद्धव ठाकरे को वापस ले आओ। तो बीजेपी हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट दोज ऑप्शंस कम इन टू प्ले ओनली इफ दे मैनेज टू गेट 90। इफ दे गेट 100 और इफ दे गेट 110, 115, तब तो फिर बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा, बिकॉज दे कैन, they already have Shinde, they have Pawar, Ajit Pawar, they can bring Sharad Pawar, or worst case they can bring Uddhav Thackeray in some form or whatever. तो इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा हार गई है, हिमाचल में उनकी गवर्नमेंट कब गिरेगी नहीं पता, लेकिन गिरेगी। कर्नाटक में सिद्धारमैया के साथ क्या हो रहा है आपको पता है, उनके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है। और जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो डीके शिव कुमार को जी ओबामा और कमला हैरिस ने बुलाया था अमेरिका। तो राहुल गांधी वोंट हैव लाइक दैट कि उनका एक कोलीग को, जो कि जूनियर है, उसको इक्विवेलेंट स्टेटस दिया गया। एंड डीके शिव कुमार इज इंस्ट्रूमेंटल इन कर्नाटका फॉर कांग्रेस, एंड ही इज फ्रॉम व्हाट एवर आई हैव सीन, ही इज अ गुड लीडर। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ से गाड़ी कांग्रेस की बिल्कुल पलट सकती है।
अगर महाराष्ट्र में वो हार जाते हैं। हार का मतलब सिर्फ इतना होगा कि उनकी सीटें बीजेपी से कम हो, 60 पे अटक जाएं वो, 65 पे, 70 पे, दे शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट, और बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए। क्योंकि झारखंड में बीजेपी का जीतना काफी चांसेस आर हायर। प्लस झारखंड में कांग्रेस इज अ स्मॉलर प्लेयर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन जेएमएम, मतलब हेमंत सोरेन। और अगर बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र जीत जाते हैं तो जून 4 एक खराब सपना, एक बुरे सपने के बराबर रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस फिर पूरा खत्म हो जाएगी। खत्म इन द सेंस उनका जो पॉलिटिकल मोमेंटम था वो बिल्कुल एंड हो जाएगा। फिर सारा दारोमदार आएगा दिल्ली पे, जो कि शायद फरवरी फर्स्ट वीक में इलेक्शन होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, दिल्ली इज सच अ स्मॉल स्टेट। वर्स्ट केस बीजेपी कैन ब्रिंग अ ऑर्डिनेंस एंड से कि भी हम इसको स्टेटहुड हटा रहे हैं, मैटर ओवर। तो वहां से कांग्रेस के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आज 14 तारीख है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक 18 तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। वील कम बैक टू डिस्कस महाराष्ट्र स्पेशली, मे बी अ बिट क्लोजर टू द फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस। अगर एक बारी में होता है तो जस्ट बिफोर द पोलिंग वील कम एंड डिस्कस. So this was Sumit from Talks on Ground. Hope you like this. Thank you very much. Bye bye.